गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास फोर्थ इशू स्टडी किया था इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसमें एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था ग्रुप मैपिंग के नाम से। पेज नंबर है जी हमारे पास 21। आई होप आप साथ साथ में घर पे नोट्स में से रीडिंग कर रहे हो। इसमें हम स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट पोजीशंस को स्टडी करते हैं राइवल फर्म्स की। ये एक एनालिटिकल टूल है जिससे हम लोग मार्केट पोजीशंस हर फर्म की सेपरेटली या तो स्टडी करते हैं या फिर उनको पहले ग्रुप करते हैं, जहां एक एक को एग्जामिन करना इन डेप्थ पॉसिबल नहीं होता। लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा ग्रुप है इसके अंदर सिमिलर अप्रोचेज और पोजीशंस वाली कंपनीज हम इकट्ठा रखते हैं। और सेम ग्रुप किस तरह से बना सकते हैं हम, हो सकते हैं इनका प्रोडक्ट लाइन ब्रेड्थ सेम हो, यानी प्रोडक्ट लाइन सिमिलर तरह की हो, प्राइस क्वालिटी सिमिलर तरह की हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिमिलर तरह के हो, टेक्नोलॉजिकल जो अप्रोचेज हैं वो सिमिलर तरह की हो, या बाद में जो आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं या टेक्निकल असिस्टेंस जो ये लोग देते हैं ये हो सकता है सिमिलर तरह की हो। यानी ग्रुप के अंदर सिमिलैरिटी आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, एक ही ग्रुप होगा अगर सबकी स्ट्रैटेजी सेम होंगी पूरी इंडस्ट्री के अंदर, और कई ग्रुप्स होंगे अगर अलग अलग अप्रोचेज होंगी। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। और उसके बाद हमारे पास ग्रुप मैपिंग के स्टेप्स थे या प्रोसीजर था, ठीक है। और फिर हम डिसाइड करते थे कि मतलब कौन सा ग्रुप कितने पानी में है। और ध्यान रखना, ये हम लोग देखते थे शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री के हिसाब से, यानी टोटल इंडस्ट्री का जो सेल रेवेन्यू होता था उसमें जितना आपका ग्रुप उस रेवेन्यू में जितना शेयर रखता था उसके हिसाब से हम लोग सर्कल के साइज बनाया करते थे। ये सारी बात हमने डिस्कस की थी। आई होप आपने घर पे इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी अच्छे से। घर पे प्लीज टॉपिक को गो थ्रू फिर से कीजिएगा, तभी जाके आपका इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ इशू है। 4 इश्यूज के नाम पहले याद करवा दो सर। पहले इशू का नाम हमें याद आ रहा है, मैं आपको याद करवाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे हम करते हैं, पहले थोड़ी सी लाइंस मार लें यहाँ पे। हाँ जी, तो पहले इशू का नाम, ये क्या पढ़ रहे थे हम, ICA इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के इश्यूज। पहला इशू था डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। दूसरा फीचर हमारा था नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन। तीसरा इशू हमने पढ़ा ट्रिगर्स ऑफ चेंज। इसी के अंदर आपने पढ़ा था ड्राइविंग फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी आपने इसी के अंडर पढ़ा था। और फोर्थ इशू हमने जो पढ़ा है, फोर्थ इशू का नाम अभी हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट के नाम से। लेकिन हालांकि इसके अंदर हमने मेन जो टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी पूरी तरह से, और ये सारे इश्यूज आप साथ साथ में घर पे रीड कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। फिफ्थ इशू का नाम है लाइकली स्ट्रैटेजिक मूव्स ऑफ द राइवल्स। अब वैसे तो ये कोई इशू नहीं है, नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है ये तो। यार देखो, जब भी आप किसी से कॉम्पीट कर रहे हो, चाहे वो गेम है, चाहे वो वॉर है, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड है, कुछ भी है, आप अपने राइवल को हमेशा उसके बारे में सोच के चलते हो कि जो आपसे कम्पीट कर रहा है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या करेगा, या वो अब क्या करने वाला है जिससे कि मैं उसे हरा सकूं, जिससे कि मैं उसकी चाल को नाकामयाब बना सकूं, ठीक है। तो मैं ना इसके लिए एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूं, ठीक है। आपके साथ में मैं एक वीडियो रखता हूं, यहाँ पे एक वीडियो आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, सचिन एंड धोनी मेक अ मास्टर प्लान टू डिसमिस अफरीदी, ठीक है। इस नाम से ये एक वीडियो आपके पास पड़ी है, मैं अभी इसको प्ले करके दिखाता हूँ और मैं हो जाता हूँ गायब, ठीक है। देखिएगा इस वीडियो को, एंजॉय कीजिएगा। मेरा ख्याल साउंड आपके पास मेरी आ रही होगी। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं कमेंट्री मैं करी जाता हूँ। सचिन तेंदुलकर जी बॉल डाल रहे थे अफरीदी को, और अफरीदी जी आगे निकल के छक्के चौके मार रहे थे, और सचिन तेंदुलकर जी बड़े परेशान कि आखिर ये क्या कर रहा है अफरीदी, क्या खा पी के आया आज, ठीक है। पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ अफरीदी जी बहुत ही जोश में। और
ये निकल के रिप्ले मारा जी, छक्का, चौका, सॉरी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे इसके बाद क्या होता है। अब देखिए अफरीदी क्रीज के बाहर खड़े हैं, वीडियो साथ में डिस्क्राइब कर रही है, अफरीदी जी क्रीज के बाहर खड़े हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ, यहाँ पे वैसे लिखा भी आ रहा है धोनी सिग्नल सचिन टू बॉल ऑन ऑफ साइड। आप यहाँ पे ना धोनी जी का हाथ देखिए, एंटिसिपेशन देखिए आप। MS धोनी नाम सबने सुना ही हुआ इनका, किस तरह से राइट साइड पे इशारा कर रहे हैं कि सचिन जी आप ना बॉल राइट साइड पे फेंक दो। ठीक है, आओ देखते हैं। ये अब स्लो ही चल रहा है। अफरीदी जी बाहर आए और ये हमारी वाइड, बहुत बाहर बॉल, जैसा धोनी जी का प्लान था, क्योंकि उन्हें पता है कि अफरीदी बाहर निकलेगा क्रीज से। ठीक है, और बाहर वाइड बॉल फेंकी सचिन जी ने अफरीदी के कहने पे, और यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बॉल ग्रैब करके अफरीदी बाहर निकला और ये धोनी जी ने उड़ा दी स्टंप। और देखिए खुशी अलग ही लेवल पे पहुंचती है जब इस तरह से प्लान आपका काम करता है, क्योंकि इसे बोलते हैं कि आपने राइवल की मूव को पहले एंटिसिपेट कर लिया कि भाई जो मूव जो धोनी जी ने सोचा कि भाई आने वाले टाइम पे हमारे जो अफरीदी जी हैं वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के वो क्या करेंगे, स्टेप डाउन करके वो शॉट खेलेंगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने पहले ही इशारा कर दिया कि जी प्लीज आप राइट साइड पे बॉल फेंकें ताकि किसी भी तरह की जो अफरीदी जी जिस जोश में चल रहे हैं वो खत्म हो सके। और यही चीज़ आप देखिए आपकी बुक में किस तरह से इस चीज़ को लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। और ऐसे आप कई एग्जाम्पल यूट्यूब पे देख सकते हैं जहाँ पे इस तरह के प्लान्स जहाँ पे बनाए जाते हैं। आप एक और वीडियो सर्च कीजिएगा जिसमें द्रविड़, रायना और कामरान अकमल, इसके लिए प्लान बनाया गया था और कामरान अकमल को आउट किया गया था। द्रविड़ ने प्लान बनाकर एक उसका पॉइंट पे एक वो रखा गया था फील्डर, और वहां उन्होंने सीधा शॉट मारा था। आप इसको भी वीडियो को सर्च कीजिएगा, आपको नजर आएगा। ठीक है, तो आइए अब सीधा हम लोग चलते हैं पेज नंबर, एक सेकेंड, ये एक बार इसको चला लें। पेज नंबर है जी आपके पास ये वाला 23 नंबर पेज है जी। तो आइए 23 नंबर पेज पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। कहता ये बड़ा जरूरी है कि आप अटेंशन पे करें कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। एक कॉम्पिटिटर अपने राइवल्स को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता बिना उसके एक्शंस को मॉनिटर करे, बिना उनकी स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करे, बिना ये एंटिसिपेट करे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। शायद इसीलिए MS धोनी जी मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं और एक अच्छे बल्लेबाज भी रहे हैं। हालांकि करियर के एंड में आके उनकी थोड़ी सी जो फॉर्म थी वो उतनी अच्छी नहीं रही थी, बट लेकिन जब तक उन्होंने अच्छी फॉर्म में प्ले करा है तो आपने देखा होगा कि इतनी जल्दी वो एंटिसिपेट करते थे चीज़ों को और इतने कूल होके इतने शांत रह के वो चीज़ें सोचते थे कि अब एंटिसिपेट करते थे कि ये क्या करेंगे अब, तो अकॉर्डिंगली अपने बॉलर लगाते थे, अकॉर्डिंगली फील्डिंग सेट करते थे, वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें उनकी बड़ी स्ट्रांग थी। और ये अगर आपकी स्ट्रांग है ना बेटा, तो अल्टीमेटली आप समझ ही सकते हो कि आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल आ गया, देखो एज इन स्पोर्ट्स, कहता स्पोर्ट्स में भी देखो आपने देखा होगा ऐसा, अभी मैंने आपको दिखाया कि आप ऑपोजिशन को इन्वेस्टिगेट करते हो। बिजनेस के अंदर भी राइवल्स के मूव्स के बारे में जानना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस अगर आप में होगी तो आप उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानोगे, उनके मूव्स के बारे में जानोगे, स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में जानोगे और आप एंटिसिपेट कर पाओगे। और कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस से आप डिटर्मिन कर सकते हो कि क्या आपको डिफेंड करने की जरूरत है राइवल्स की मूव पे, या आपको अभी ऑफेंसिव थ्रस्ट, यानी ना आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के अंदर भी कई बार आपने क्रिकेट में देखा होगा पावर प्ले करके चीज होती है, पावर प्ले जिसमें फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो जब पावर प्ले होता है तब हमारी सोच ये रहती है कि चलो अभी अगर बॉलर ठीक ठाक हुआ तो इसको थोड़ा सा पीटेंगे हम, यानी थोड़े शॉट्स खेलेंगे ताकि स्कोर अच्छा बन सके पावर प्ले के अंदर। लेकिन अगर सोचो उसी पावर प्ले में सबसे डेंजरस बॉलर सामने आ जाए तो बैट्समैन की सोच ये रहती है कि अभी यार इसका ओवर निकाल लेते हैं, अभी थोड़ा डिफेंसिव मोड पे हो जाते हैं, अगला बॉलर जो आएगा उसके उस बॉलर की बॉल को हम थोड़ा सा मतलब बाउंड्री के पार पहुंचाएंगे। ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं सर।
कौन आपका राइवल स्ट्रांग है, कौन आपका राइवल वीक है, किसके केस में आपने अपने आप को डिफेंड करना है, किस राइवल के अगेंस्ट आपने अटैकिंग मोड लेना है, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं बिजनेस के वर्ल्ड में भी। जैसे हम टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल डिस्कस करते हैं जब, तो जियो के आने के बाद ना जो बाकी फर्म्स हैं उन्होंने अटैकिंग मोड नहीं रखा, अटैकिंग मोड सिर्फ रखा था जियो ने अटैक किया था, बाकियों ने सिर्फ अपने आप को डिफेंड करा है, बाकियों ने अपने आप को सिर्फ डिफेंड करा है, क्योंकि सामने वाला प्लेयर कितने पानी में है, कितना बड़ा है, कितना शक्तिशाली है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। आई होप आपको ये वाला इशू पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सिंपल लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं जो एग्जाम में भी पूछा जाए, कभी एग्जाम में मैंने इसका क्वेश्चन देखा नहीं है, बट आई होप आपको ये टॉपिक याद रहेगा। ठीक है, 6th इशू हमारे पास आ गया है जी, की सक्सेस फैक्टर्स, जिसका नाम है KSFs। प्यार से मैं बोला करूंगा KSFs, और इसका एक और नाम है की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस, दो नाम है, एक KSFs और एक की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक बार बता दीजिए भाई सारे बच्चे जिन्होंने घर पे पढ़ा ये डिस्क्रिप्शन ऑफ डायग्राम एंड ऑल, और ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लाइकली मूव्स, ये आपको सारा समझ में आ गया है, क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप कर दें फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार थम्स अप कर दीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। टॉपिक का नाम है जी KSFs, टॉपिक का नाम है KSFs। इसे शुरू करने से पहले एक बार बता दीजिए कि आपने घर पे रीडिंग करी है और आपको समझ में आ गए हैं टॉपिक्स? जी सर, थम्स अप आने हो गए, स्टार्ट। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं जी हम। टॉपिक इंपॉर्टेंट है KSFs, की सक्सेस फैक्टर्स। अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है हमारे नोट्स में, नोटबुक में हम बाद में लिख लेंगे इसको, ठीक है, गौर कीजिएगा। लाइन देखना कैसे लिखी है, एन इंडस्ट्रीज KSFs, यानी हर इंडस्ट्री के KSFs अलग हो सकते हैं। पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूं, की सक्सेस फैक्टर्स, नाम से मतलब देखो समझ आएगा आपको। सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसके बेस पे आपको सक्सेस मिल सकता है। अब जैसे अगर मैं हमारी एजुकेशन फील्ड की बात करूं, तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला जो की सक्सेस फैक्टर है हमारे एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन में भी अगर मैं स्पेसिफिकली कोचिंग फील्ड में जाऊं, तो हमारा सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट KSF है दैट इज क्वालिटी ऑफ टीचिंग। क्वालिटी ऑफ टीचिंग भाई, ये ऑनलाइन मार्केट और ये सब तो चीज़ें अब आई हैं, रिसेंट चीज़ें हैं, पर सबसे पहले अगर हम ट्रेडिशनली सोचें या इवन ये ऑनलाइन मार्केट के अंदर भी सोचें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री इज योर क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ठीक है, उसके बाद ये नहीं कि सिर्फ क्वालिटी ऑफ टीचिंग ही KSF है, इसके अलावा हमारे इंडस्ट्री में ये भी है कि हम आपके टेस्ट कितने अच्छे से ले रहे हैं, आपके टेस्ट को इवैल्यूएट करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी KSF है हमारे लिए हमारी इंडस्ट्री में। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें, जिस तरह से ऑनलाइन मार्केट फ्लरिश कर रही है ना, जिस तरह से ऑनलाइन मार्केट इवॉल्व होकर आई है इस फील्ड में आफ्टर कोविड, तो ये भी डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है, आपकी जो क्वालिटी जो आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैं एक वर्ड बोलूं IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है, जिस प्लेटफॉर्म पे हम आपको लेक्चर्स दे रहे हैं वो कितना स्मूथ है, उसकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी किस तरह से है, वो भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस फील्ड के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट KSF बन गया आज की डेट में। मतलब कहने का मतलब ये है, हर इंडस्ट्री में आप कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढ पाएंगे जिसके बेस पे आप ये कह सकते हो कि अगर ये हमारा अच्छा हुआ ना, तो हमें इंडस्ट्री में कस्टमर हमारी रिस्पेक्ट करेगा, कस्टमर जरूर हमारे सामान को ट्राई करना चाहेगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है कि इंडस्ट्री के KSFs वो चीज़ें हैं दैट मोस्ट अफेक्ट द इंडस्ट्री मेंबर्स एबिलिटी टू प्रॉस्पर। मतलब ये कि इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं वो प्रॉस्पर करेंगे कि नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेगा KSF पे। KSFs आपके बिजनेस के आउटकम्स को डिफाइन कर देते हैं या अफेक्ट कर देते हैं,
और डिफरेंशिएट करते हैं प्रॉफिट और लॉस और अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव सक्सेस और फेलियर में। मतलब जो प्लेयर इंडस्ट्री के केएसएफ पे खेलेगा, मैं ना से ऐसे बोलता हूँ कि इंडस्ट्री के केएसएफ पे खेलो, क्या मतलब हुआ इंडस्ट्री के केएसएफ पे खेलोगा? इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर जो केएसएफ हैं उस पे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, उसको बेस लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। यानी जो इंडस्ट्री का प्लेयर केएसएफ को इग्नोर करके अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है कि मुझे केएसएफ से क्या लेना देना, मैं तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाता हूं ऐसे ही, तो वो अल्टीमेटली सक्सीड नहीं हो पाएगा, वो प्रॉफिट अच्छा नहीं कमा पाएगा। तो ये लाइन भी यही कहना चाह रही है कि केएसएफ ऐसी चीजें हैं जो आपको अफेक्ट करेंगी, आपके प्रॉफिट लॉस को अफेक्ट करेंगी, आपके सक्सेस और फेलियर को अफेक्ट करेंगी। अल्टीमेटली एक फर्म जो केएसएफ पे खेल रही है हो सकता है वो सक्सेसफुल हो, और एक फर्म जो केएसएफ पे ना खेल रही हो, केएसएफ को इग्नोर कर रही हो, वो हो सकता है फेल हो जाए। इतना तक कहता केएसएफ में दम है। तो बेसिकली अगर कोई पूछे आपसे केएसएफ है क्या, की सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो एज सच कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक लाइन इसमें लिखी हुई है कि केएसएफ कुछ रूल्स मान सकते हो जिससे कि आप अपनी कंपनी को फाइनेंशियली और कॉम्पिटिटिवली शेप कर सकते हो। और इससे आपको ये पता लगेगा कि अगर तो आप केएसएफ फॉलो कर रहे हो, अगर तो आप केएसएफ को लेकर सीरियस हो तो आप सक्सेसफुल होगे, और अगर आप चाहते हो कि इंडस्ट्री में आपको सक्सेस मिले तो ये आपके लिए प्री रेक्विजिट्स हैं। यानी इसके बिना आप सोच ही नहीं सकते कि इंडस्ट्री में आपको सक्सेस मिल सकती है। दीज आर द प्री रेक्विजिट्स। आई मीन टू से if you really want to be successful in your industry, you need to think about your KSFs. You need to first understand what are the KSFs in the industry and how you can build your strategy around those KSFs. आगे जाके ना आपको टॉपिक मिलेगा, अगर आप देखो यहाँ पे आपको मैं लाइन दिखाता हूँ, एक्सेलिंग एट वन KSF इज अ फ्रूटफुल स्ट्रैटेजी अप्रोच। इसलिए इंडस्ट्री के केएसएफ कॉर्नर स्टोन्स होने चाहिए कंपनी की स्ट्रैटेजी के। मतलब आप कहोगे सर हम चैप्टर तो पढ़ रहे थे डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, तो इसमें ये केएसएफ का क्या रोल है, तो मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं। इसमें एक वर्ड आ रहा है कॉर्नर स्टोन्स। कॉर्नर स्टोन्स हो गए बेस। कहता अगर आप चाहते हो कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने इंडस्ट्री के जो केएसएफ हैं, ठीक है, वो केएसएफ्स आपके कॉर्नर स्टोन होने चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी के, आपकी स्ट्रैटेजी के बेस होने चाहिए, वो बेसिक्स यानी आधार केएसएफ को बनाकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। ये लाइन कहना चाह रही है। इस लाइन पे मैं दोबारा आऊंगा, बट एक बार मैंने आपको रिलेट करने के लिए बता दिया कि केएसएफ का टॉपिक स्ट्रैटेजी से कैसे रिलेट हो रहा है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारी इंडस्ट्री में केएसएफ है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी होनी चाहिए, तो हमने जब अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है तो उस केएसएफ को बेस लेकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। यानी अगर आप सोचो कि केएसएफ को इग्नोर कर दो, बस स्ट्रैटेजी बनाओ, वो स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी नहीं बनेगी, वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी नहीं होगी, वो कंपटीशन से लड़ने में काम नहीं आएगी, वो तो बस काम चलाऊ काम करवाएगी। और काम चलाऊ काम कितनी देर चलाओगे, क्या पता कब जाके वो काम चलाऊ काम खत्म हो जाए और अल्टीमेटली आपकी कंपनी की सर्वाइवल मुश्किल में आ जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे देखो लाइन क्या कह रही है। कहता है छोटे छोटे बच्चों जो केएसएफ होते हैं ना, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं, और इवन टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। यानी अगर आप सोचो हर इंडस्ट्री के केएसएफ सेम होंगे, द आंसर इज नो। अगर आप सोचो कि हर इंडस्ट्री में हर टाइम केएसएफ सेम रहेंगे, द आंसर इज नो। भाई 5 साल पहले कोचिंग इंडस्ट्री के केएसएफ ज्यादा फोकस थे फेस टू फेस क्लासेस की तरफ, लेकिन आज कोविड के बाद नए केएसएफ भी बन गए हैं। जो मैंने आपको बताया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, आपका सारा सिस्टम कितना अच्छा आईटी का, ये भी आज की डेट में केएसएफ बन गए हैं आफ्टर कोविड। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये सेम विद इन द सेम इंडस्ट्री एज ड्राइविंग फोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस चेंज, जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना ट्रिगर्स ऑफ चेंज का, कि भाई ड्राइविंग फोर्सेज चलती जा रही हैं, फोर्सेज हमेशा मोशन में हैं, चीजें बदलती जा रही हैं, इसलिए इंडस्ट्री के केएसएफ भी सेम नहीं रहते टाइम टू टाइम। ये लिखी हुई लाइन। पर फिर भी कहता रेयरली, कहता आपने देखा होगा
किसी भी इंडस्ट्री में एक टाइम पे 3 या 4 ही KSFs होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री में आप बोलो 15 KSFs हैं या 20 KSFs हैं। नॉर्मली जनरली एक इंडस्ट्री में एक टाइम पे आपको 3 से 4 KSFs नजर आते हैं, और इन 3 या 4 में से भी कई बार 1 या 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान देना चाहिए कि KSFs आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये जज करना चाहिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सक्सेस के लिए कम इंपॉर्टेंट हैं। और अल्टीमेटली जो सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, अल्टीमेटली जो चीजें सक्सेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, वही चीजें आपकी अल्टीमेटली इंडस्ट्री की क्या बन जाएंगी, KSFs। वही चीजें आपकी इंडस्ट्री की अल्टीमेटली क्या बन जाएंगी, KSFs। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट KSFs फॉर ऑपरेटिंग इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। भाई किस तरह के KSFs दे रखे हैं इन्होंने, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे आपको देखना पड़ता है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। कई बार क्या होता है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि उन्होंने अपनी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करा होता है बड़ा, यानी अपनी कॉस्ट को बड़ा कंट्रोल किया होता है। तो हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में वो KSF हो, खासकर वहां जहां मार्केट की प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। प्राइस सेंसिटिविटी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कस्टमर्स ऐसे हैं कि थोड़े से भी प्राइस के चेंज हो जाने से वो अपना डिसीजन बदल लेते हैं, वो अपना प्रोडक्ट बदल लेते हैं, वो अपना ब्रांड बदल लेते हैं, तो वहां तो भैया ये कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट का। क्योंकि अगर आप हाई कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हो, तो आप लो प्राइजेस कहाँ से अवेलेबल करवा दोगे मार्केट में। और अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर ऐसा हुआ जो लो प्राइस अवेलेबल करवा पा रहा है अपने कस्टमर्स को, तो लोग आपका प्रोडक्ट छोड़ के उसका प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे। बड़ा सिंपल है तो जी सर। उसके बाद आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर को। भाई अगर आपके इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, वैसे तो आज की डेट में मुझे लगता है हार्डली कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो हर एक इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, हर एक इंडस्ट्री को, मेड बी एनी इंडस्ट्री। तो टेक्नोलॉजी तो आज की डेट में ऐसी चीज है जो हर एक फील्ड, हर एक एरिया, हर एक बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है और हर जगह पे यूज हो रही है, और हर जगह पे की सक्सेस फैक्टर बनी जा रही है। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कोविड के दौरान जिन्होंने अपनी सारा का सारा जो काम है वो टेक्नोलॉजी की मदद से करा है, IT की मदद से करा है, इंक्लूडिंग आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस भी सारा टेक्नोलॉजी की मेहरबानी से ही चल रहा है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और लास्ट में मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, तो आपको ये भी देखना पड़ता है। मतलब आपको ये देखना है इनमें से कोई भी आपके इंपॉर्टेंट KSFs हो सकते हैं, मे बी कॉस्ट स्ट्रक्चर, मे बी प्राइस सेंसिटिविटी, मे बी टेक्नोलॉजी, मे बी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मे बी मैनी, मे बी ऑल। पर इनमें भी आपको देखना पड़ेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है सक्सेसफुल होने के लिए। और अगर कहता आप ये ढूंढना चाहते हो, और ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा है झाड़ियों में से घुस के कई बार बाहर करते हैं ICI वाले। कई बार वो ये नहीं बोलते राइट अ शॉर्ट नोट ऑन की सक्सेस फैक्टर्स इंडस्ट्रीज KSF का क्वेश्चन पूरा नहीं आता। कई बार क्वेश्चन ही आता है बताओ जी किन क्वेश्चंस को ढूंढे हम जिससे आप इंडस्ट्री का KSF ढूंढ सकते हो। वैसे तो इस पूरे टॉपिक पे भी मैं स्टार मारूंगा क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट किस्म का है भाई, ये सारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आता कि सारे इश्यूज पे नोट लिखो। यार 7 इश्यूज थोड़ी आएंगे पेपर में लिखने के लिए, आप खुद समझदार हो। ठीक है, इतना बड़ा आंसर थोड़ी आएगा कभी पेपर में, लेकिन अकेले अकेले इशू में से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप जाओगे तो किन क्वेश्चंस के आंसर कहता आप ढूंढो जिसके बेस पे आपको इंडस्ट्री का KSF पता लगेगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ऑन व्हाट बेसिस डू कस्टमर्स चूज बिटवीन कंपीटिंग ब्रांड्स ऑफ सेलर्स। मतलब कि इसको हम शॉर्ट में बोलें तो कस्टमर के लिए कौन से प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्रूशियल हैं, यानी प्रोडक्ट के कौन से फीचर्स कस्टमर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जब आपको समझ में आएगा अच्छा कस्टमर ने ब्रांड A ना खरीद के ब्रांड B प्रेफर करा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा क्यों ब्रांड B प्रेफर हो रहा है ज्यादा, ऐसा क्या है ब्रांड B में एक्स्ट्रा जो ब्रांड A में नहीं है। फिर आपको समझ आना शुरू होगा कि आखिर कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जब आपने KSF आइडेंटिफाई करना है ना, सेंटर में तो आपको कस्टमर को रखना पड़ेगा, क्योंकि
कोई भी इंडस्ट्री की बात कर लो आप, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप मार्केट लीडर बनना चाहते हो, अगर आप उस मार्केट को लीड करना चाहते हो, तो कस्टमर को सेंट्रल रख के ही आपको सारा कुछ सोचना पड़ेगा। कस्टमर खुश है तो आप खुश रहोगे, आप इंडस्ट्री में लीड कर पाओगे। अगर कस्टमर खुश नहीं है तो अल्टीमेटली आप लीड नहीं कर पाओगे, ये आप समझते ही हो सारी बात, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा, भाई ऐसे क्या रिसोर्सेज या ऐसी क्या कैपेबिलिटीज हैं जिससे वो सेलर सक्सेसफुल हो पा रहा है, या जिससे आप ये कहो आप सक्सेसफुल हो पाओ। जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि भाई अगर हम सोचते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर सपोज, तो भाई आज की डेट में आप समझते हो कि जो क्वालिटी है, जो सारा प्लेटफॉर्म है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए हम टाइम टू टाइम वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। और जो बच्चे हमारे पास पहले पढ़े होंगे सीए फाउंडेशन, या जो बच्चे पहले हमारे पास +2 पढ़े होंगे, तो +2 से लेके सीए फाउंडेशन सीए इंटर तक अगर आप देख रहे होगे, वी हैव कम अलोंग अ लॉन्ग वे। हम अपने आप को अपग्रेड क्यों कर रहे हैं, हम अपने आप को क्यों नई चीज़ों के हिसाब से ढाल रहे हैं, बिकॉज ये कैपेबिलिटीज, ये रिसोर्सेज हो सकते हैं इंडस्ट्री के केएसएफ है आज की डेट में। आई होप यू आर गेटिंग इट। और तीसरे पॉइंट में तो भैया सब कुछ ही आ गया। ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे कि सेलर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर पाए। ये सेलर ना अपने आप को कह रहा है वो कि मेरी इंडस्ट्री में मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर पाऊं। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी शॉर्ट रन में नहीं, सस्टेनेबल आपको पता ही है कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म में चल सके। भाई आज मसला सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने का नहीं है, आज मसला ये भी है कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हासिल करूं, लॉन्ग टर्म में कैसे मैं अपनी एडवांटेज को अपने पास बचा के रखूं, इस चीज का भी मसला है। तो ये तीनों क्वेश्चन के जब आप आंसर ढूंढोगे ना, आप कहता तब जाके आपको इंडस्ट्री के केएसएफ आइडेंटिफाई होने शुरू होंगे, तब जाके आपको इंडस्ट्री के केएसएफ आइडेंटिफाई होने शुरू होंगे। अब कहता एग्जांपल के तौर में अगर मैं बात करूं अपैरल मैन्युफैक्चरिंग की, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग क्या हुए, जो ये कपड़े वगैरह होते हैं, गारमेंट्स वगैरह होती हैं, अपैरल आ गए ना उसमें, ठीक है। तो अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में पहली बात तो आपको डिजाइन्स और कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे चाहिए। अब कोई ब्रांड अगर आप खरीदते हो, आपको अगर वेयरिंग अपैरल्स उसके अच्छे क्यों लग रहे हैं कि भाई इनके डिजाइन अच्छे हैं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, ठीक है। एक तो बायर का इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा अगर ये चीजें आप अच्छी दे रहे हो। फिर साथ ही साथ बायर ये भी मांगता है कि भाई प्राइसिंग रीजनेबल हो, बहुत ज्यादा महंगा ना हो। तो आपको लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, यानी आपको कॉस्ट पे भी काम करना है, आपको साथ ही साथ डिजाइनिंग पे भी काम करना है, आपको कलर कॉम्बिनेशंस पे भी काम करना है। तो अगर आप चाहते हो अट्रैक्टिव प्राइसिंग में दे सकूं और साथ में मार्जिन भी अच्छा कमा लूं, भाई ये बड़ा मुश्किल है कि कस्टमर को प्राइस भी कम से कम मिले फिर भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। ये तो एक ही तरीके से कर सकते हो आप। वो तरीका क्या है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ाओ, आप उसको लो कॉस्ट करो, उसकी कॉस्टिंग कम करो। अगर ये चीजें आप कर पा रहे हो तब जाके आप इंडस्ट्री में सस्टेन कर पाओगे। यहां तक की बात अगर आपको मेरी पूरी तरह से समझ में आ गई हो, 100% क्लियर होगी हो, तो एक बार कीजिएगा थम्स अप कि हाँ जी सर, यहां तक की बात हमें आपकी पूरी तरह से समझ में आ गई है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से थम्स अप कीजिएगा अगर आपको यहां तक की बात क्लियर है। इसके बाद भी जो हम पढ़ेंगे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। बिल्कुल ठीक जी, थम्स अप आने शुरू हो गए हैं बहुत सारे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे भी मैं एक स्टार लगाता हूँ, ये भी क्वेश्चन आपको अलग से आ सकता है। यानी केएसएफ के टॉपिक में से 3 क्वेश्चन निकल आए। एक तो सीधा ही केएसएफ पे नोट लिख दो भाई, वहां तो आपको सारा ही इसमें से उठा उठा के लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। दूसरा, केएसएफ ढूंढने के लिए किन क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढें अपने आप से, तब जाके हमें केएसएफ के बारे में पता लगना शुरू होगा। और तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, ये तो सीधी जो ऊपर लाइन आ रही है ना, सीधा इसी का क्वेश्चन बनता है, सीधा लाइन आ जाती है पेपर में। कहता है डिटर्मिनिंग द इंडस्ट्रीज। आप देखो हर जगह इंडस्ट्रीज के साथ अपोस्ट्रोफी ऐसे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं हर इंडस्ट्री के केएसएफ अलग हो सकते हैं। डिटर्मिनिंग द इंडस्ट्रीज केएसएफ गिवन प्रिवेलिंग एंड एंटिसिपेटेड इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, यानी आज जो कंडीशंस चल रही हैं
और आगे जो एंटीसिपेट हम कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, इसके हिसाब से डिटरमिन करो। और ये बहुत ही टॉप प्रायोरिटी एनालिटिकल कंसिडरेशन है। टॉप प्रायोरिटी तो आप समझ ही गए कि बिल्कुल टॉप पे हमारी इसकी प्रायोरिटी की हमने ढूंढना है, डिटरमिन करना है। ढूंढना मतलब डिटरमिन करना है इंडस्ट्री का केएसएफ। और किसको ध्यान में रख के डिटरमिन करना है, एक तो आज क्या कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं और आगे क्या एंटिसिपेटेड है। और टॉप प्रायोरिटी एनालिटिकल कंसिडरेशन है, दिमागी काम है। मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पे ऑपरेशनल लेवल के काम नहीं है, यहाँ सारा दिमागी काम है, एनालाइज करना है चीजों को। मैंने पहले भी कहा था कि एनालिटिकल एनालिसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पूरा बेस है। जिनके एनालिसिस स्ट्रांग होंगे वही स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, वही रणनीति बना पाएंगे। तो ये टॉप प्रायोरिटी एनालिटिकल कंसिडरेशन है। तो देखते हैं कैसे। कहता प्यारे बच्चों, पहली बात तो मैनेजर्स को इंडस्ट्री की सिचुएशन अंडरस्टैंड करके चलना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए किस तरह के रिसोर्सेज आज चाहिए जिससे वो वैल्यूएबल बने। अगर कहता कुछ भी मिस डायग्नोस करोगे, डायग्नोस क्या होता है, आप डॉक्टर क्या करता है, पहले बोलते हैं ना टेस्ट करवा के डायग्नोसिस करता है पहले वो कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, फिर ट्रीटमेंट शुरू करता है। पहले डायग्नोसिस होता है फिर ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो अगर डायग्नोसिस ही गलत हो गया तो ट्रीटमेंट तो गलत हो ही जाएगा। तो अगर आप मिस डायग्नोस करते हो इंडस्ट्री के फैक्टर्स को, इससे आपकी स्ट्रैटेजी सीधा गलत हो सकती है। तो देखा, आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेट करवा दिया टॉपिक को। अगर आपने इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को, इंडस्ट्री के केएसएफ्स को अगर आपने गलत स्टडी कर लिया, गलत डिटरमिन कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी बन के आएगी वो भी मिस डायरेक्टेड होगी। मिस डायग्नोसिस इज इक्वल टू मिस डायरेक्टेड स्ट्रैटेजी। आपकी डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी स्ट्रैटेजी की। ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट, कहता अगर मैं इसके उल्ट बात करूं, जहां परसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री के केएसएफ की, यानी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जहां केएसएफ की ली जा रही है, वहां आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हो। कैसे? हमने पूछा कैसे, जो मैं अभी बोल रहा था ना कि स्ट्रैटेजी को अपने केएसएफ पे खिलाओ। इन्होंने लिखा है बाय ट्रेनिंग इट्स स्ट्रैटेजी ऑन इंडस्ट्रीज केएसएफ। जो मैंने आपको बताया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने केएसएफ को बेस बनाकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, आई रिपीट माई लाइन्स, जिस प्लेयर ने अपनी इंडस्ट्री के केएसएफ को बेस बनाकर जिसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, वो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर जाएगा। वो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर जाएगा। इंडीड, अगर मैं बात करूं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो किसी केएसएफ पे खेलते हैं, स्टैंड आउट करते हैं, वो स्ट्रॉन्गर मार्केट पोजीशन होल्ड करते हैं और अल्टीमेटली क्या गेन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और लास्ट लाइन में फिर से पढ़ रहा हूं, एक्सेलिंग एट वन पर्टिकुलर केएसएफ इज अ फ्रूटफुल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी अप्रोच, हेंस यूजिंग द इंडस्ट्रीज केएसएफ्स एज कॉर्नरस्टोन्स। कॉर्नरस्टोन्स के साथ मैं मीनिंग लिखवा देता हूं, फाउंडेशन। कॉर्नरस्टोन्स का मतलब हो गया फाउंडेशन। हेंस यूजिंग द इंडस्ट्रीज केएसएफ एज फाउंडेशन फॉर द कंपनीज स्ट्रैटेजी। मतलब अपने कंपनी की स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन क्या रखो, बेस क्या रखो। कहते हैं ना, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी बिल्डिंग का बेस अच्छा है तो उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होगी वो भी अच्छी होगी। तो सिमिलरली अगर आप इंडस्ट्री के केएसएफ को बेस बनाकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा, वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 7th एंड फाइनल इशू। तो फाइनल स्टेप क्या है हमारा इस एनालिसिस का, कि भाई रिजल्ट्स को यूज करो ऊपर वाले सारे इश्यूज के। हालांकि अब अगर कोई इससे पूछे तो जो इसने हमें आज ये पढ़ाया है, ये लाइकली मूव्स ऑफ राइवल्स, इसमें तो क्या ही रिजल्ट स्टडी करोगे आप। तो कुछ इश्यूज इसने ऐसे ही बीच में टॉपिक्स के नाम से पढ़ा दिए, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कोई गलतियां निकालने नहीं बैठे, मोटा मोटा पढ़ लो कि भाई फाइनल स्टेप ये है कि ऊपर वाले 6 इश्यूज का रिजल्ट आप एनालाइज करो और कंक्लूजन ड्रॉ करो कि अल्टीमेटली क्या इंडस्ट्री आगे जाके अट्रैक्टिव रहेगी, अनअट्रैक्टिव रहेगी, शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी। और ये कंक्लूजन्स निकालते हुए आप कहता क्या फैक्टर्स पे ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। पहला,
क्या इंडस्ट्री में आगे आपको ग्रोथ नजर आ रही है, ग्रोथ पोटेंशियल? भाई सीधी सी बात है, अगर हमें ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है आगे, तो हमारे लिए तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव हुई ना, कि फ्यूचर में जाके लोग ज्यादा इस चीज की डिमांड करेंगे, फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, तो हमें ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। या अगर अनसर्टेनिटी दिख रही है तो फिर उस हिसाब से देखना आप, ठीक है। फिर क्या कंपटीशन आज का प्रॉफिटेबिलिटी अलाउ कर रहा है? होता क्या है, जब कंपटीशन सख्त होता रहता है, जब कंपटीशन स्ट्रिक्ट होता रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी गिरती रहती है, क्योंकि सारे लोग प्राइस वॉर करने लग जाते हैं, सारे प्लेयर्स आपस में प्राइस वॉर करने लग जाते हैं। एक थोड़ा सा अपना प्राइस कम करता है, दूसरा उससे भी प्राइस कम कर देता है, तीसरा उससे भी प्राइस कम कर देता है, आपस में लड़ते रहो। अल्टीमेटली प्राइस कम होती रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती रहेगी आपकी इंडस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद क्या कॉम्पिटिटिव फोर्सेस आगे जाके स्ट्रांग होंगी या वीक होंगी, और इसका क्या फर्क पड़ेगा आपकी पोजीशन पे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। वैसे तो ये सारी चीजें ऊपर आपने सोची हैं, सारे इश्यूज में आपने यही तो स्टडी करा है। फिर इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या होगा आगे जाके, क्या वो ड्राइविंग फोर्सेस के द्वारा पॉजिटिव वे में जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी, या नेगेटिव वे में इफेक्ट होएगी? फिर कितना फ्यूचर में हमें रिस्क दिख रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर, और आखिर में इस इंडस्ट्री में किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और उसकी कितनी सेवेरिटी है, कितनी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आगे जाके सेवेयर हो सकती हैं और इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके आंसर ढूंढने हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली आपने ये कंक्लूड करना है कि क्या ये इंडस्ट्री रिलेटिवली अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुबारक हो, एक लंबा सा टॉपिक आपका खत्म हो गया है जिसका नाम था इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कुल मिला के आपने इसके अंदर 7 इश्यूज पढ़े। हालांकि 7 तो आपने देख ही लिया, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट 6 इश्यूज आपने पढ़े। उसमें भी एक इशू मैंने आपको बताया कि आपको मूव्स ऑफ राइवल्स देखनी है कि आगे आगे वो क्या कर सकते हैं, ये भी कोई इशू नहीं लगता मेरे हिसाब से। तो मेन इश्यूज तो मेरे हिसाब से 3 ही है। एक इशू मेन था ट्रिगर्स ऑफ चेंज, एक इशू मेन था स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग, और एक इशू हमने आज जो पढ़ा है KSFs। इन 3 में से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ड्राइविंग फोर्सेस यानी कि ट्रिगर ऑफ चेंज, दूसरा KSFs, और तीसरा स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग। वैसे पढ़ा हमने सारा कुछ डिटेल में, छोड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। एक काम कीजिए, थोड़ा सा लिखना भी शुरू कीजिए, थोड़ा सा साथ में लिखना भी शुरू कीजिए कॉपी में। यहां से आपने या एक काम करता हूं, चलो लिख ही लो, कोई बात नहीं। लाइकली स्ट्रेटजिक मूव्स, 5 नंबर इशू, लाइकली स्ट्रेटजिक मूव्स ऑफ राइवल्स, लाइकली स्ट्रेटजिक मूव्स ऑफ राइवल्स, ये आपने उसके बाद लिखना है जो आपने कल मेरे पास टॉपिक लिखा था स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग वाला, वो सारा हमारा कंप्लीट हो गया था, बुक में से भी पढ़ लिया आज हमने। तो 5 नंबर पॉइंट है जी आपका लाइकली स्ट्रेटजिक मूव्स ऑफ राइवल्स। तो मैंने इसका एक हेडिंग बना दी, क्या हेडिंग बना दी? टू आउट परफॉर्म द राइवल्स। अगर आप चाहते हैं कि राइवल्स को आप आउट परफॉर्म करना चाहते हैं, यानी उनसे बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या करें उसके लिए? आप उनके एक्शंस मॉनिटर कीजिए, उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की जानकारी रखिए, एंटिसिपेट कीजिए व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और अंडरस्टैंड करिए उनकी स्ट्रैटेजीज। सारे पॉइंट फटाफट से लिख लीजिए, बुक में से हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब लिख लिया हो आपने तो एक बार कीजिएगा थम्स अप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिखिए भाई। 5 नंबर इशू के बाद आएगा 6 नंबर इशू, जो कि हमने आज ही पढ़ा है, KSFs। या पहले चलो ये भी एक लाइन लिख लो, अप्लाई कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस
अप्लाई कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस अप्लाई कीजिएगा। और इसको अप्लाई करके क्या फ़ायदा होगा, ये आपको हेल्प करेगा इन डिटर्मिनिंग वेदर टू बी, क्या हमें डिफेंसिव होना है अभी या अभी हमें ऑफेंसिव होना है। जब आप राइवल्स को स्टडी करोगे अच्छे से, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अभी हमें डिफेंसिव होना है या अभी हमें अटैकिंग मोड में आना है, यानी ऑफेंसिव होना है। डिफेंसिव का उल्टा होता है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मोड होता है जिसमें आप अटैक करते हो, और डिफेंसिव मोड होता है जिसमें आप अटैक करने का नहीं सोचते हो, जिसमें आप सिर्फ अपने आप को बचाने का सोचते हो। तो अगला इशू हमारे पास है KSFs, KSFs की सक्सेस फैक्टर्स, जिसे प्यार से हम बोलते हैं KSFs। तो इसकी मैंने पहला बुलेट इसमें क्या लिखा है, दोज थिंग्स और रूल्स इन इंडस्ट्री that most affect the industry members' ability to prosper, that most affect the industry members। इंडस्ट्री मेंबर्स किसे बोल रहे हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर जो अलग अलग प्लेयर्स हैं उन्हें बोल रहे हैं इंडस्ट्री मेंबर्स। प्रोस्टोफी एस के साथ है, इंडस्ट्री मेंबर्स एबिलिटी टू प्रॉस्पर। आगे लिखता है कवि, KSFs आर प्री रेक्विजिट for success in industry, KSFs are prerequisite for success in industry। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है KSFs affect business outcomes, KSFs affect business outcomes। बिजनेस आउटकम्स जैसे कि प्रॉफिट और लॉस, सक्सेस और फेलियर, सब पढ़ाया मैंने आपको। उसके बाद वो 3 क्वेश्चंस वाला पॉइंट मैंने यहां नहीं लिखा, सारी चीजें कॉपी में नहीं लिखवा रहा मैं। नेक्स्ट लाइन आपकी लिखी है KSFs, ये देख लो पहले जगह कितनी चाहिए इसके लिए। अच्छा लिखिए आंसर्स टू 3 क्वेश्चन, नीचे लिख दिए, चलो कोई नहीं, पहले ये बोले देख लो। KSFs आर कॉर्नर स्टोन्स फॉर कंपनी स्ट्रैटेजी, KSFs आर कॉर्नर स्टोन्स फॉर कंपनी स्ट्रैटेजी। तो इसमें पहला बुलेट क्या लिख दिया मैंने, ट्रेन स्ट्रैटेजी ऑन इंडस्ट्रीज KSF, ट्रेन स्ट्रैटेजी ऑन इंडस्ट्रीज KSF। इससे क्या होगा, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को इंडस्ट्री के KSF पे ट्रेन करोगे तो इससे क्या होगा, एक तो आप इंजॉय करोगे स्ट्रॉन्गर मार्केट पोजीशन, और आप गेन करोगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक तो आप इंजॉय करोगे स्ट्रॉन्गर मार्केट पोजीशन और एक आप गेन करोगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और नेक्स्ट लाइन में लिखे एक्सेलिंग एट वन पर्टिकुलर KSF इज अ फ्रूटफुल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी अप्रोच। एक्सेलिंग एट one particular KSF is a fruitful competitive strategy approach। इसके बाद नेक्स्ट बुलेट लगाइएगा, KSFs vary from इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। वैसे लिख दिया मैंने 3 to 4 इन वन इंडस्ट्री एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम पे 3 से 4 KSFs होते हैं इन वन इंडस्ट्री। वैसे KSFs वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, दे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम।
और ये क्यों वेरी करते हैं टाइम टू टाइम? एज ड्राइविंग फोर्सेस एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस चेंज। ड्राइविंग फोर्सेस और कॉम्पिटिटिव कंडीशंस बदलती रहती हैं किसी भी इंडस्ट्री की, इसलिए केएसएफ्स भी वेरी करते रहते हैं, केएसएफ्स भी वेरी करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं जिसके बाद? केएसएफ्स कैसे आइडेंटिफाई करें? आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस हेल्प आइडेंटिफाई एन इंडस्ट्रीज केएसएफ। इंडस्ट्री के केएसएफ को आइडेंटिफाई करने के लिए नीचे लिखे 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए। नीचे लिखे 3 क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढिए। पहला सवाल, ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर चूज द ब्रांड? ब्रांड भी कर सकते हैं या प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ब्रांड ऑब्लिक प्रोडक्ट। ऑन व्हाट बेसिस कस्टमर चूज द ब्रांड ऑब्लिक प्रोडक्ट? What resources and capabilities are needed to be successful? सब पढ़ा हमने आज। और लास्ट में, what it takes to achieve sustainable competitive advantage? What it takes to achieve sustainable competitive advantage? What it takes to achieve सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है जी, क्लियर है। और लास्ट में हमारा टॉपिक क्या था? 7th इशू, ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट relative attractiveness of the industry. Draw conclusions about relative attractiveness of the industry. और इंडस्ट्री में आप ये देखने के लिए क्या क्या चीज़ें कंक्लूड करते हो, किन किन चीज़ों को लेकर कंक्लूजन निकालते हो आप? ग्रोथ पोटेंशियल क्या रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस कैसी रहेंगी इस इंडस्ट्री में, ड्राइविंग फोर्सेस का इफेक्ट क्या रहेगा। तो ये भी मैंने कर दिया समराइज, जो आपने बुक से अभी पढ़ा था यहाँ आ गया जी, समराइज हो गया यहाँ पे। आई होप आपको पूरी तरह से टॉपिक समझ में आया होगा। ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, जिसमें कि आप ग्रोथ पोटेंशियल, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस, ये सब चीज़ें आप स्टडी करोगे या ये सब चीज़ें आप कंक्लूड करोगे कि आखिर हमारी इंडस्ट्री में इन सब चीज़ों का क्या स्टेटस है, इन सब चीज़ों का क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ें आप करोगे स्टडी। आई होप आपको मेरी बात 100% क्लियर हो रही होगी और क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, कोर कॉम्पिटेंसीज के नाम से, ठीक है। उसमें ही हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और पढ़ेंगे। ये 2 टॉपिक हमारे काफ़ी लंबे हैं कि इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये हमने पढ़ लिया 7 के 7 इश्यूज। अगला टॉपिक हमारा है कोर कॉम्पिटेंसीज, इसे मैं प्यार से बोला करूँगा सीसी, इसे मैं प्यार से बोला करूँगा सीसी, कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस लिखने वाला काम इसके अंदर भी काफ़ी है, लिखने वाला काम इसके अंदर भी है जी, ठीक है। तो एक काम करिए आप, चलो अभी मैं लिखने वाला काम नहीं आपको करवाता, और ठीक है, होमवर्क जरूर कीजिए घर पे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अंडरस्टैंडिंग सारी हो जाएगी जब आप मेरी बातें सुनते रहोगे, लेकिन रिटेंशन करनी इस सब्जेक्ट की मुश्किल हो जाती है।
रिटेंशन तभी हो पाएगी सब्जेक्ट की जब आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तब जाके रिटेंशन होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जो बच्चे घर पे साथ साथ में नोट्स को रीड नहीं कर रहे हो, प्लीज़ अच्छे से इनको रीड कीजिए, ताकि बाद में जाके आपको रिटेंशन को लेके प्रॉब्लम, जितनी ज़्यादा आपने रिविजन्स करी होंगी टॉपिक की, मल्टीपल रिविजन्स चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर आपको, मल्टीपल रिविजन्स अगर आप करेंगे तब जाके आपकी जो बात है वो थोड़ी मतलब आपकी जो तैयारी है उसमें थोड़ा दम आपको नज़र आएगा। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे बच्चे यही बोलते हैं, सर हमें एसएम क्लियर पूरी है, हमें समझ पूरी आई हुई है, जब आप पढ़ाते हो सर हमारा इंटरेस्ट भी बड़ा बनता है, सर हम सोच भी पाते हैं सारी वो बातें जो आप बोलते हो, लेकिन सर हमसे लिखी नहीं जा पाती सर, क्योंकि हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बेटा उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, मैं बहुत स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जितनी बार आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, जितनी बार आप चीज़ों को दिल से पढ़ोगे, तब जाके आपको इसकी रिटेंशन होनी स्टार्ट होगी। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इस बुक में ना गागर में सागर भरा हुआ है, एक एक पेज को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आपने देख ही लिया, क्योंकि एक एक लाइन बड़ी गहराई में जाके लिखी हुई है, एक एक लाइन ऐसी है जिसको हमें सोचना पड़ता है कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है। हालांकि कुछ रेपिटेशन भी है, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ों में रिपीट भी करी हुई हैं बातें बार बार अलग अलग तरीके से लिख लिख के, लेकिन फिर भी काफ़ी लाइंस ऐसी हैं जो छोटी लाइंस हैं पर उनका मीनिंग बड़ा डीप है, तो इसलिए रिटेंशन करने में और भी ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो यहाँ तक का टॉपिक प्लीज़ रिवाइज कीजिए अच्छे से, यहाँ पे हम रुकते हैं, आज का लेक्चर यहाँ तक ही। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है कोर कॉम्पिटेंस, प्यार से उसे बोला करूँगा मैं सीसी, प्यार से उसे बोला करूँगा सीसी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।